recognizes the difference in option A satellite DNA, option B bulk DNA, option C repetitive DNA and option D both A and C। तो बेसिकली होता है क्या कि हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के अंदर जो हम रिकॉग्नाइज करते हैं दैट हम रिपीटेटिव डीएनए को या फिर उसे सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। तो उसको बेसिकली उसमें जो डिफरेंस होता है ना उसे रिकॉग्नाइज किया जाता है। तो इसमें रेपिटेटिव डीएनए या इसे हम एक और नाम देते हैं, इसे हम सैटेलाइट डीएनए भी कहा जाता है। तो इसके अंदर जो डिफरेंस होता है उसे हम रिकॉग्नाइज करते हैं। होता क्या है कि जो रिपीटेटिव जो डीएनए होता है उसके अंदर जो रिपीट होने वाला सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस तो सब जगह सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम सीक्वेंस होती है, बट नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहा है, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट वो डिफरेंट होती है। एंड उसकी वजह से जब हम उसका मतलब आर एल मतलब उस वजह से जब हमें उसे रिस्ट्रिक्शन इंडिविजुअल से कट करते हैं एंड इलेक्ट्रोफोरेसिस जब हम करते हैं तो उसके अंदर जो हमें फ्रैगमेंट मिलती है उनकी लेंथ जो होती है ना वो डिफरेंट होती है। तो दैट्स वाई क्या होता है जो डिफरेंट फ्रैगमेंट लेंथ मिलती है उसके बेसिस पर अलग अलग बैंड्स बनते हैं। ठीक है, लाइक अगर हम इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो किसी में साइज अगर ऐसी होती है तो कुछ ऐसा बनता है, किसी में कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, मतलब अलग अलग, मतलब कि किसी में बहुत बड़ा बड़ा होते हैं। ठीक है, मतलब सब में क्या होता है कि नंबर ऑफ मतलब कि जो सीक्वेंस जो रिपीट हो रहे हैं वो तो सेम होते हैं, बट जो नंबर ऑफ टाइम्स जो रिपीट हो रहे हैं, नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहे हैं वो डिफरेंट होते हैं। एंड उसकी वजह से जो फ्रैगमेंट का जो लेंथ बनता है वो अलग अलग होता है। तो उसके बेसिस पर डिफरेंट बैंड्स आते हैं, उसके बेसिस पर डिफरेंट बैंड एंड यूनिक बैंड्स यहाँ पर होता है, उसके बेसिस हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं डिफरेंट को। ठीक है, तो करेक्ट जो ऑप्शन होगा दैट इज बोथ सैटेलाइट डीएनए एंड रेपिटेटिव डीएनए। सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड सी। The question is, this force can stabilize a DNA double helix. Option A, hydrophilic sugar phosphate group are found on exterior of the helix where interaction with water occurs. Option B, hydrophobic bases are present in interior of helix and each base pair is stabilized by same number of hydrogen bond. Option C, covalent base stacking interaction may take place between nitrogen bases within the same strand in the helix. And option D, non-covalent N-glycosidic bond may be formed between nitrogen bases in opposite strand in the helix. तो देखो हाइड्रोफिलिक जो हमारा शुगर फॉस्फेट जो ग्रुप होता है ये बेसिकली बाहर की तरफ होती है। तो ये शुगर फॉस्फेट जो ग्रुप बाहर की तरफ होता है और ये हाइड्रोफिलिक होती है क्योंकि फॉस्फेट के ऊपर क्या होता है चार्ज होते हैं एंड चार्ज की वजह से कैसा होता है हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफिलिक होगा मतलब कि वाटर से इंटरेक्ट करता है। यस, तो यहाँ पर स्टेटमेंट ये करेक्ट है क्योंकि शुगर जो फॉस्फेट हमारा ग्रुप होता है ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है, आउटवर्ड होती है। एक तरह से यहाँ पर क्या होता है कि पेंटोज शुगर होता है जिससे फॉस्फेट होती है एंड यहाँ पर हमारी नाइट्रोजन हमारी बेस होती है। इस तरह ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होती है और इन पर क्या होता है चार्ज प्रेजेंट होता है। चार्ज की वजह से क्या होता है ये हाइड्रोफिलिक होते हैं एंड दैट्स वाई ये वाटर से क्या होता है इंटरेक्ट करते हैं। ये तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि हाइड्रोफोबिक हमारे जो बेसिस होते हैं ये हमारे नाइट्रोजन बेस होते हैं, ये इंटीरियर में होते हैं। यस ऑफकोर्स ये अंदर के साइड में प्रेजेंट होती है एंड ईच बेस पेयर इज स्टेबलाइज बाई सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ये गलत है, सेम नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होते, ये गलत स्टेटमेंट है। अगर हम ए और टी के बीच में देखें तो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, जी एंड सी के बीच में अगर देखें तो वहाँ पर 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड डिफरेंट होते हैं। तो ये गलत स्टेटमेंट हो गया। थर्ड ऑप्शन है कोवलेंट बेस स्टैकिंग इंटरेक्शन में टेक प्लेस बिटवीन नेबरिंग बेसेस विद इन द सेम स्टैंड इन द हेलिक्स। ये भी गलत है। जो हमारे नाइट्रोजन हमारे जो बेसिस होते हैं ना ये 2 स्टैंड के होते हैं, इधर का स्टैंड हो गया इधर का, ठीक है, इनके बीच में स्टैकिंग होती है, मतलब कि अपोजिट स्टैंड जो नाइट्रोजन बेस होते हैं पेयर उनके बीच में स्टैकिंग होती है, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड फॉर्म होती है। सेम स्टैंड यहाँ पर नहीं होगा तो ये भी गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। एंड ऑप्शन डी है नॉन कोवलेंट इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन द नाइट्रोजन बेस। ये नाइट्रोजन बेस के बीच में फॉर्म होता है इन अपोजिट स्टैंड इन द हेलिक्स, नहीं नाइट्रोजन बेसिस के बीच में फॉर्म नहीं होती, नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड होती है। नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर के बीच में इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्म होती है। ये भी गलत स्टेटमेंट है। सो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए। The question is, in this type of DNA replication of the 2 newly formed molecules, one is purely a new one and other is an old one. This is called option A dispersive, option B conservative, option C semi-conservative and option D both B and C. तो बेसिकली जो हमारे अंदर DNA रेप्लिकेशन होती है ना उसमें क्या होता है कि अगर मान लेते हैं ये ओल्ड हमारा DNA है एंड इससे अगर जब रेप्लिकेशन होती है तो एक तो हमारा ओल्ड स्ट्रैंड पुराना वाला स्ट्रैंड होता है और एक यहाँ पर नया स्ट्रैंड आ जाता है। ठीक है, वैसे ही एक पुराना वाला स्ट्रैंड होगा और एक यहाँ पर नया स्ट्रैंड आ जाता है। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं ये हमारा ओल्ड DNA और ये हमारा न्यू DNA हो गया। ठीक है, तो इसमें देख सकते हैं अपन कि यहाँ पर ये ओल्ड स्ट्रैंड और ये हमारा
न्यू स्ट्रैंड होता है। इसका मतलब 50% क्या होती है, पुराना हमारा कंसेप्ट है, 50% पुराना कंसेप्ट है एंड 50% क्या होती है, हमारी नई स्ट्रैंड यहाँ पर फॉर्म होती है। तो आधा अगर पुराना होता है और आधा नया होता है, आधा पुराना कंजर्वेटिव, इसे क्या कहेंगे, सेमी कंजर्वेटिव। सेमी का मतलब आधा, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व होता है, पूरी तरह से कंजर्व नहीं है, मतलब कि पूरा पुराना स्टैंड नहीं होती है या फिर पूरा नया स्टैंड नहीं होता है, या ना ही कंजर्वेटिव है और ना ही ये डिस्पर्सिव है, बल्कि आधा पुराना यहाँ पर है एंड आधा यहाँ पर नया होता है, दैट इज सेमी कंजर्वेटिव है। सो जो डीएनए रेप्लिकेशन जो हमारे अंदर पाया जाता है दैट वो सेमी कंजर्वेटिव होगा। सो करेक्ट जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, सेमी कंजर्वेटिव। The question is, the process of DNA replication is affected by an enzyme known as option A mutase, option B ligase, option C polymerase 1 and option D ribonuclease। तो देखो जो म्यूटेज होता है ना वो बेसिकली मतलब कि म्यूटेज होता है म्यूटेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है, एक मतलब रेसमिक फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होती है। ये मेनली रेसमिक फॉर्म के कन्वर्जन के लिए ज़रूरी थी। अगर लाइगेज की बात करें तो लाइगेज होता है मतलब कि जो ब्रोकन जो मतलब दो स्ट्रैंड होते हैं उन्हें ज्वाइन करती है, तो डीएनए आरएनए स्ट्रैंड को ज्वाइन करने के लिए होता है, एक तरह से ये ज्वाइनिंग नेचर का था। अगर हम पॉलीमरेज की बात करिए, पॉलीमराइजेशन करता है मतलब कि रेप्लिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होती है, दैट ये पॉलीमराइजेशन 5' to 3' उसके लिए रिक्वायर्ड होती है। एंड राइबोन्यूक्लियस के बारे में होता है, ये एक तरह से ये मतलब कि राइबोन्यूक्लियस ये आरएनए सिंथेसिस के अंदर कहीं ना कहीं रिक्वायर्ड होंगे, तो आरएनए से रिक्वायर्ड होती है। सो अपने को पूछा है डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में, तो डीएनए रेप्लिकेशन को इफेक्ट करने वाला पॉलीमरेज 1 होती है, दैट इज वो पॉलीमराइजेशन करता है 5' से 3' वहाँ पर, मतलब कि जो डीऑक्सी राइबोस शुगर उन्हें ऐड करता है, डीएनए चेन को इलोंगेट करता है एक तरह से। इन्हें एक और नाम देते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कहा जाता है, और ये हमारे डीएनए रेप्लिकेशन को इफेक्ट कर सकता है, डीएनए रेप्लिकेशन को। सो करेक्ट जो ऑप्शन हुआ दैट इज ऑप्शन नंबर सी, पॉलीमरेज 1। द क्वेश्चन इज अ डीएनए मॉलिक्यूल इन विच बोथ स्ट्रैंड हैव रेडियोएक्टिव थायमिडीन is permitted to replicate in environment that contains non-radioactive thymidine. What is the right number of DNA molecule possess some radioactive thymidine post 3 duplications? ठीक है, तो इसको हम समझते हैं कि यहाँ पर हमने हमारे पास DNA है, ठीक है, इसके पास भी थायमिडीन है, इसके पास भी रेडियोएक्टिव क्या था, थायमिडीन प्रेजेंट है, ठीक है। अब क्या होता है, रेप्लिकेशन होता है, फर्स्ट रेप्लिकेशन हुआ एंड क्या होता है कि हम जानते हैं कि यहाँ पर जो रेप्लिकेशन होता है एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, कैसा होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है, सेमी कंजर्वेटिव, जहाँ पर हमारे 50% ओल्ड और 50% न्यू स्ट्रैंड होता है, ठीक है। इसका मतलब 50% हमारा पुराना वाला होगा एंड 50% हमारा नया आएगा, ठीक है, दैट इज। और ये हम मतलब कि नॉन रेडियो एक्टिव थायमिडीन वाले मीडियम में कर रहे हैं, सो यहाँ पर नॉन थायमिडीन आ गया और ये हमारे पास थायमिडीन वाला ही रह गया, ठीक है। फिर वापस से हम सेकेंड रेप्लिकेशन करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि 2 से 4 मतलब 1 से 2 पहले डीएनए बनेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये टी, फिर 1 से 2, 2 से 4 हो गए, तो यहाँ पर क्या होगा कि इसमें ये 1 स्टैंड 2 स्टैंड ये सब मतलब कि अपने सुनाएंगे, तो एक एंटी वाला रहेगा, मीडियम तो हमारा एंटी ही रहेगा, मीडियम तो हमारा एंटी ही रहेगा, ठीक है। तो थायमिडीन वाले से देखेंगे तो टी और एंटी और नॉन वाले से देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक तो ये रहेंगे और नए वाले स्टैंड आ गए इनमें, ठीक है, ये बन गया, तो ये एंटी टी, फिर एंटी टी, एंटी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है कि उसके बाद नेक्स्ट 4 से 8 बनेंगे, तो 8 बनेंगे तो क्या होगा, ये टी वाले से पहले अपन तो इससे बना लेते हैं, एंटी वाले से 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 है अपने पास, 1 2 3 4 5 6। अब नया स्टैंड एंटी वाला मीडियम से आ जाएगा, ठीक है, और टी वाले में देखेंगे तो ये रहेंगे और ये, ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो ये एंटी, ठीक है, और ये एंटी टी, फिर एंटी टी। तो आपने से पूछा है फाइनली 3 रेप्लिकेशन डुप्लीकेशन के बाद मतलब कितने नंबर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है जिनके पास रेडियो एक्टिव थायमिडीन होगा, तो 1
2, अपने पास टोटल कितने 2 है, ठीक है। सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, 2 सच मॉलिक्यूल। इसका कॉन्सेप्ट क्या था, सेमी कंजर्वेटिव, 50% पुराना 50% नया, ओके। सो करेक्ट ऑप्शन विल ऑप्शन नंबर बी, 2 such molecule will contain the radioactive thymidine. The question is, if the DNA strand has a nitrogen base sequence ATTGCC, then mRNA will have what? ओके, तो DNA के अंदर अगर A T T G C C ये प्रेजेंट है DNA में, तो अपने से पूछा है mRNA में क्या सीक्वेंस होगा। एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि जो A होता है ना, ये ऑलवेज पेयर्ड होता है विद T विद द हेल्प ऑफ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, G ऑलवेज पेयर्ड विद C विद द हेल्प ऑफ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। बट इन RNA ध्यान रखना है T की जगह पर क्या आता है, U आ जाता है। ये पॉइंट हमें मालूम होना चाहिए, ठीक है। T की जगह U आ जाएगा, तो A की जगह T होता है बट RNA में T की जगह U आएगा, T की जगह A आएगा, A तो होगा ही, T की जगह A आ जाएगा, G C के साथ पेयर करेगा, C G के साथ करेगा, C G के साथ करेगा, ठीक है। A T के साथ करता है बट T की जगह U आ जाएगा, T A के साथ करता है, T A के साथ करता है, G C के साथ करेगा, C G के साथ, C G के साथ करेगा, ठीक है। तो जो हमारे mRNA में जो सीक्वेंस बनेगा UAA C G G, UAA C G G, सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर C, UAA C G G, ठीक है। Question is, this type of calling in DNA is ऑप्शन ए zigzag, ऑप्शन बी लेफ्ट हैंडेड, ऑप्शन सी अपोजिट, ऑप्शन डी राइट हैंडेड। तो एक पॉइंट हमें ध्यान रखना है कि मोस्ट ऑफ द DNA के अंदर हमारे DNA बेसिकली कुछ टाइप होते हैं, लाइक BDNA होता है, ठीक है, ZDNA होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप के DNA होते हैं। तो मोस्ट ऑफ द DNA जो होता है हमारा BDNA होता है, ये मोस्टली थे। एंड इनके अंदर जो हेलिक्स बनता है ना, राइट हैंडेड हेलिक्स बनता है, राइट हैंडेड हेलिक्स बनता है। दैट इज हेलिक्स का मतलब यहाँ पर हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर की बात करें, DNA का जो स्ट्रक्चर होता है सेकेंडरी होता है, हेलिकल होती है एंड उसमें भी राइट हैंडेड रोटेशन होता है। ZDNA के अंदर देखें तो इसमें कैसा होता है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स होती है, यहाँ पर जिगजैग मैनर में होता है। बट हमने से पूछा सिंपल DNA, तो हमने मोस्टली के अकॉर्डिंग आंसर देना है। सो मोस्ट ऑफ द DNA के अंदर जो होता है BDNA टाइप होता है, दैट इज राइट हैंडेड हेलिक्स होता है। सो करेक्ट जो ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, राइट हैंडेड। The question is, in DNA the enzyme which breaks the hydrogen bond is option A ligase, option B helicase, option C topoisomerase and option D polymerase। तो देखो ligase जो होता है ना, वो ज्वाइन करने के लिए होता है, ये ज्वाइन करता है, सॉरी जो भी हमारे DNA स्ट्रैंड होते हैं ना, उन्हें ज्वाइन करने के लिए होता है, ठीक है। अगर हेलिकेस की बात करें तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है एंड इट इज रिक्वायर्ड इन द व्हाट, रेप्लिकेशन। हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करता है, स्ट्रैंड को ओपन करता है ताकि नए स्ट्रैंड को हम ऐड कर सकें, ठीक है। तो एक तरह से ये हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करता है बाय द हाइड्रोलिसिस, ओके। टोपोआइसोमरेज क्या करता है, तो ये सुपर कॉइलिंग को क्या कहता है, रिमूव करता है, ठीक है, रिमूव सुपर कॉइलिंग, ठीक है, कॉइलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो एंड पॉलीमरेज होता है ना, ये 5' से 3' पॉलीमराइजेशन के लिए होता है। सो हम हमारे से पूछा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने वाला, तो ब्रेक करने वाला कौन है, हेलिकेज है अपना, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी, हेलिकेज। द क्वेश्चन इज, द टोटल DNA कंप्राइजेज व्हाट अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्मिक DNA इन सेल्स, ठीक है। ऑप्शन ए 95 to 99%, ऑप्शन बी 65 to 75%, ऑप्शन सी 45 to 50% एंड ऑप्शन डी 1 to 5%। तो बेसिकली जो टोटल अगर DNA जो होता है ना, 2 पार्ट में डिवाइडेड होता है। एक तो होती है हमारी न्यूक्लियर DNA, जो हमारी मेन DNA होती है, और एक होती है अपने पास साइटोप्लाज्मिक DNA, साइटोप्लाज्मिक DNA। और ये साइटोप्लाज्मिक DNA नथिंग बट द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA भी इन्हें कहते हैं, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA कहा जाता है। और ये एक तरह से माइटोकॉन्ड्रियल, अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो एक तरह से माइटोकॉन्ड्रियल DNA होती है, ठीक है। ये जो अपने पास होता है ना, ये न्यूक्लियर DNA, ये 95 to 99% मेन DNA होता है, और ये ओनली 1 to 5% होता है माइटोकॉन्ड्रिया में परसेंट होता है। अगर हम इनके इनहेरिटेंस की बात करें, ये दोनों पेरेंट्स आते हैं, दैट इज़ बाई पेरेंटल इनहेरिटेंस होता है, बट ये ओनली मदर से आती है, दैट इज मैटरनल और यूनिपेरेंटल इनहेरिटेंस होता है, इसका इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है। सो हमसे पूछा है साइटोप्लाज्मिक DNA तो कितनी होती है, 1 से 5% होती है। सो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, 1 to 5%। द
question is the bases are held together. The bases are held together in a DNA double helix by hydrogen bond, and these bonds are option A ionic bond, option B covalent bonds, option C non-covalent bond, and option D van der Waals forces. तो जो हमारा हाइड्रोजन जो बॉन्ड बेसिकली जो नाइट्रोजन जो बेसिस होते हैं ना उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है. ए टी के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं एंड जी सी के बीच में देखेंगे तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं. और ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं ये क्या होता है, नॉन कोवलेंट होते हैं. नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स होते हैं. अगर हम डीएनए के अंदर पाए जाने वाले नॉन कोवलेंट बॉन्ड्स की बात करें, ठीक है, ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड एक तरह से. और भी होते हैं अदर. अगर हम नॉन कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इनमें हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी आता है, van der Waals आता है, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड आता है. ये सारे होते हैं, ये सारे हमारे मतलब कि नॉन कोवलेंट बॉन्ड में आते हैं. वाइल अगर हम कोवलेंट बॉन्ड की बात करें तो इसमें कौन सा बॉन्ड आता है, एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड आता है. एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड यानी किसके बीच में फॉर्म होती है, नाइट्रोजन बेस एंड पेंटोज शुगर के बीच में फॉर्म होती है. और ये हमारी कोवलेंट बॉन्ड होती है. तो हमसे पूछा है कि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन सा बॉन्ड है, ये नॉन कोवलेंट बॉन्ड होता है जो नाइट्रोजन बेसिस के बीच में होता है. सो जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, नॉन कोवलेंट बॉन्ड.